प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। प्रश्न एक में हमें दिया गया है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। जैसे कि पहले मैच में 2 गोल, दूसरे में 3 गोल, तीसरे में 4 गोल और 10वें मैच में 3 गोल। ठीक है, इस तरह से। तो इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तो पहले हम माध्य ज्ञात कर लेंगे, फिर माध्यक करेंगे, फिर बहुलक करेंगे। ठीक है, तो पहले माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों हमें दिया गया है प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, 10, क्योंकि 10 मैच है। ठीक है, और इन आंकड़ों को गिनेंगे तो भी 10 आते हैं, ये 10 आंकड़े हैं। तो n बराबर हो गया हमारा 10। ठीक है, अब हम दोस्तों जानते हैं अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था माध्य का जो सूत्र है, माध्य को x बार भी लिखते हैं हम। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों की कुल संख्या तो 10 दे रखी है हमें, n। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी प्रेक्षणों का योग, ये जितने भी प्रेक्षण दे रखे हैं इनका योग बटे n है 10। ठीक है, तो माध्य हमारा आ जाएगा, सभी प्रेक्षणों को जोड़ लेंगे हम, 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 0 धन 1 धन 3 धन 3 धन 4 और फिर धन 3 बटे 10। एन की जगह रख देंगे हम 10। इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। तो माध्य हमारा आ जाएगा 28 बटे 10। ठीक है, 28 में 10 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 2.8। तो हमारा माध्य आ जाएगा x बराबर 2.8। और यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का कि माध्य होगा 2.8। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे, फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। तो हम माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेक्षणों को पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, हम अवरोही में भी लिख सकते थे पर हम आरोही में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, आसान होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है इसमें, 0। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। फिर उसके बाद उससे बड़ा आंकड़ा कौन सा, 1, तो हमने लिख दिया 1। ठीक है, फिर उससे बड़ा आंकड़ा कौन सा है हमारा, 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2। ठीक है, फिर उससे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, 3, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3। ठीक है, आप अपनी परीक्षा में इसको एक एक करके काट भी सकते हैं। ठीक है, 3 हो गया। अगला आंकड़ा कौन सा है, वो भी 3 है। ठीक है, तो बराबर है। ठीक है, तो फिर से 3 लिख दिया। ठीक है, फिर आंकड़ा 3 ही है, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे हम। फिर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। ठीक है, अब 3 से बड़ा कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर एक और 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। फिर एक 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। तो आपने देखा ऊपर जो है सभी आंकड़े जो है हमने नीचे लिख दिए। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 बढ़ते क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब दोस्तों अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है। ठीक है, सम मतलब कि 10 12 14 8। ठीक है, सम है तो माध्य क्या होता है, n बटे 2 और n बटे 2 धन 1। ठीक है, n धन 1 बटे 2 नहीं है, n बटे 2 धन 1 वे प्रेक्षण का माध्य होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो अभी तो हम ये समझ लेते हैं कि n क्या है, यहाँ पर हमारा n हमें दिया हुआ है सम। ठीक है, तो जब n सम होगा तो माध्यक हमारा होगा n बटे 2 प्रेक्षण का मान और n बटे 2 धन 1 प्रेक्षण का मान और उन दोनों का माध्य। ठीक है, इन दोनों प्रेक्षणों के मान का माध्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माध्यक 1/2 n/2 प्रेक्षण का मान धन n/2 धन 1 प्रेक्षण का मान। तो अब हमें क्या निकालना है, n/2 प्रेक्षण का मान निकालना है और n/2 धन 1 प्रेक्षण का मान निकालना है। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं n/2 प्रेक्षण कौन सा होगा। n कितना है हमारा, 10 है। ठीक है, तो n/2 कितना होगा, 10/2 यानी कि 5, तो यानी कि 5वां प्रेक्षण। ठीक है, तो 5वां प्रेक्षण कौन सा है यहाँ पर, आप देखिए। पहला है आरोही क्रम में लिखने के बाद, पहला है 0, फिर है 1, दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो 5वां कौन सा होगा, ये। ठीक है, 5वां प्रेक्षण हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, तो इसका मान कितना है, 3। ठीक है, और n/2 धन 1, n/2 है 5, तो धन 1 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो छठवें प्रेक्षण का मान 5वें के बगल में ही होगा छठवा, तो ठीक है, तो उसका मान भी कितना है, 3 है, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब हम इस सूत्र में रख देंगे इन दोनों मानों को, तो माध्यक आ जाएगा हमारा 1/2 धन 1/2 गुणा 5वें प्रेक्षण का मान कितना, 3, तो हमने 3 रख दिया, धन n/2 धन 1वें प्रेक्षण मतलब छठवें प्रेक्षण का मान वो भी कितना आया, 3, तो ये रख दिया। तो ये हो गया 1/2, 3 धन 3, 3 धन 3 कितना हो जाएगा, 6, तो ये हो जाएगा 6/2, 6 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3, तो हमारा माध्यक कितना आ जाएगा, 3। तो हमारा इस प्रश्न का माध्यक का उत्तर होगा 3, माध्यक है हमारा 3।
अब दोस्तों माध्य निकाल लिया हमने, माध्यक निकाल लिया। अब हमें बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। बहुलक निकालने के लिए भी हमें प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो हमने आरोही क्रम में लिख दिया है पहले से ही, ठीक है, तो उसको हमने दोबारा से लिख दिया, ठीक है। अब हम जानते हैं अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। मतलब कि जो प्रेक्षण जो है सबसे ज्यादा बार आता है, ठीक है, मतलब जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 3, 1, 2, 3, 4, 3 आ रहा है 4 बार, ठीक है। और बाकी 0 एक बार आया था, 1 एक बार आया था, 2 एक बार आया था, 4 जरूर 2 बार आया था, और 5 एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आया था, आंकड़ा हमारा 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ 3 सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक कितना है यहाँ पर 3। तो बहुलक हो गया हमारा 3। तो यही हमारा उत्तर है कि बहुलक है इस प्रश्न का 3। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दोस्तों हमें दिया गया है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। देखो कितने कितने अंक मिले 100 में से, 41, 39, 48, 52, 46, ठीक है। एक को 96 मिले, ठीक है, आखिरी वाले को 60 मिले। तो ठीक है, 15 विद्यार्थियों के अंक हैं ये। तो हमसे कहा गया है इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले माध्य ज्ञात करते हैं हम। तो हमें दिया गया प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, 15, ठीक है, 15 विद्यार्थी हैं, तो n बराबर हो गया हमारा 15, ठीक है। अब हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था, माध्य का जो सूत्र है वो क्या है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षणों की कुल संख्या तो 15 है, और प्रेक्षणों का कुल योग मतलब इन सभी प्रेक्षणों का जो मान है उन सबको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, बटे में रख देंगे प्रेक्षणों के कुल संख्या। तो यहाँ पे सारे मान रख देते हैं हम, माध्य बराबर 41, धन 39, धन 48, धन 52, धन 46, ऐसे सारे मान रख देंगे 60 तक, ठीक है, 15 मान रख देंगे बटे 15, ठीक है। अब हमें बस ये ऊपर का जोड़ना है और 15 से भाग देना है, ठीक है। तो ऊपर का आप सारा जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 822, तो आपका माध्य आ जाएगा 822 बटे 15। 15 से भाग दोगे 822 का तो आपको प्राप्त होगा 54.8, तो हमारा माध्य आ जाएगा 54.8, ठीक है। तो ये पहले भाग का उत्तर हो गया प्रश्न के, कि माध्य आ गया हमारा 54.8। अब हम माध्यक और बहुलक को ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात कर लिया दोस्तों, अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। अवरोही में भी लिख सकते हैं, पर हमें आरोही में लिखना आसान लगता है तो हम आरोही में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है, तो 39 हमें मिला, तो हमने लिखा 39 यहाँ पे। फिर 39 से बड़ा आंकड़ा 40, तो हमने यहाँ पे लिखा 40। फिर 40 से बड़ा आंकड़ा 40, ठीक है, मतलब वो 40 ये बराबर है, ठीक है, तो फिर से 40 लिखा हमने, ठीक है। फिर 40 से बड़ा आंकड़ा 41, तो हमने लिखा 41, ठीक है। अब 41 से बड़ा आंकड़ा 42, ठीक है, तो हमने नीचे लिख दिया 42, ठीक है। अब 42 से बड़ा आंकड़ा 46, ठीक है, तो हमने नीचे लिख दिया 46। 46 से बड़ा आंकड़ा 48, तो हमने नीचे लिख दिया 48। 48 से बड़ा आंकड़ा 52, तो हमने लिख दिया 52, ठीक है। फिर एक और 52 हमें मिला, ठीक है, तो नीचे लिख देंगे हम 52, ठीक है। फिर एक और 52 हमें मिला, तो नीचे लिख देंगे हम 52, ठीक है। अब 52 से बड़ा आंकड़ा 54, तो नीचे लिख देंगे हम 54, ठीक है। 54 से बड़ा आंकड़ा 60, ठीक है, तो 60 लिख देंगे नीचे। 60 से बड़ा आंकड़ा 62, तो 62 लिख देंगे नीचे। 62 से बड़ा आंकड़ा 96, तो नीचे लिख देंगे 96। 96 से बड़ा आंकड़ा 98, तो नीचे लिख देंगे हम 98। तो ये हमने आरोही क्रम में लिख दिया प्रेक्षणों को। अब दोस्तों हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो माध्यक होता है सीधा सीधा n धन 1/2, ठीक है। n में 1 जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग देंगे, वे प्रेक्षण का मान होता है सीधा सीधा। यहाँ पर हमारा क्या है, n 15 है, ठीक है, तो n विषम है, ठीक है। तो माध्यक क्या होगा हमारा 15 धन 1/2 वे प्रेक्षण का मान, ठीक है। तो n धन 1/2 क्या होगा, 15 धन 1/2, क्योंकि n है 15, यानी कि 16/2 यानी कि 8। तो हमारा माध्यक क्या होगा, 8वें प्रेक्षण का मान, ठीक है। 8वें प्रेक्षण का मान, 8वें प्रेक्षण का मान गिन लेते हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये 8वां, ठीक है, जिसको हमने बड़ा करके दिखा दिया 8वें प्रेक्षण का मान। तो जो भी मान था हमारा 8वें प्रेक्षण पर क्या है यहाँ पे 52, तो 8वें प्रेक्षण का मान है 52, तो हमारा माध्यक कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा माध्यक बराबर 52। अब हम बहुलक ज्ञात करेंगे इस प्रश्न का। हम इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुलक के लिए भी हमें क्या जरूरी होता है, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखना होता है। तो वो हमने पहले ही लिख दिया आरोही क्रम में प्रेक्षणों को, जब हमें माध्यक ज्ञात करना था, ठीक है। अब हमने अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था कि बहुलक किसे कहते हैं, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं। मतलब कि जो आंकड़ा
जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आता है आंकड़ों में उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, देखिए 52 52 52 3 बार आया है, ठीक है। बाकी 39 एक बार, 40 दो बार, ठीक है। 41 एक, 42 दो, 46 एक, 48 एक, बाकी सब एक एक बार आए हैं, ठीक है। सिर्फ 40 दो बार आया था पर 52 आया 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार जो आंकड़ा आता है वही कहलाता है हमारा बहुलक। तो इस प्रश्न में हमारा क्या है, 52 सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक क्या हो गया हमारा 52, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो गया कि बहुलक क्या है 52। तीन, प्रश्न 3 में दोस्तों हमें बताया गया है निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। ये जो प्रेक्षण है ये आरोही क्रम में पहले से लिखे गए हैं। यदि आंकड़ों का माध्य 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान प्रश्न है, हम कर लेंगे। तो हमें प्रश्न में दिया गया है प्रेक्षणों को किस आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। ये प्रेक्षण है और ये सभी बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं। प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये एक ही है, ठीक है। 6 7 8 9 और 10, ठीक है, 10 है। तो n बराबर हो गया हमारा 10। अब दोस्तों अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि प्रेक्षणों की संख्या सम हो, ठीक है, सम मतलब कि 10 12 14 इत्यादि, तो माध्य क्या होता है हमारा n/2वें प्रेक्षण का मान धन n/2 धन 1वें प्रेक्षण का मान का माध्य मतलब एवरेज, ठीक है। 2 से भाग दे देते हैं, उन दोनों वे प्रेक्षणों को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है हमारा सम है 10 है, ठीक है। तो माध्य क्या होगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर n/2वें प्रेक्षण का मान धन n/2 धन 1वें प्रेक्षण का मान, ठीक है। और ये माध्यक हमें दिया गया 63, ठीक है। फिर हम इससे x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर 10 है, ठीक है। तो n/2 कितना होगा हमारा, n/2 होगा 10/2 यानी कि 5, ठीक है। और n/2 धन 1 कितना होगा 10/2 धन 1, 10/2 5 है, ठीक है। 5 धन 1 बराबर 6 आ गया, ठीक है। तो n/2 हो गया 5 और n/2 धन 1 आ गया हमारा 6, ठीक है। अब n एक सम संख्या है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि अगर n सम है तो माध्यक होता है 1/2 गुणा n/2वें प्रेक्षण का मान, तो n/2 कितना है 5, तो 5वें प्रेक्षण का मान धन n/2 धन 1वें प्रेक्षण का मान, तो n/2 धन 1 कितना है हमारा 6, तो हमने लिख दिया यहाँ 6वें प्रेक्षण का मान, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा प्रेक्षण क्या है x, ठीक है। तो पांचवें प्रेक्षण की जगह रख देंगे हम, पांचवा प्रेक्षण है हमारा x, तो पांचवें प्रेक्षण की जगह रख देंगे x, ठीक है। 1/2 वही रहा और छठवां प्रेक्षण उसके बगल वाला होगा तो वो है x धन 2, तो छठवें प्रेक्षण के मान की जगह रख देंगे हम x धन 2, ठीक है। और माध्यक हमें कितना दे रखा है प्रश्न में 63, तो माध्यक की जगह रख दिया हमने 63, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब x धन x कितना जाएगा 2x, तो बस x धन x को 2x लिख दिया धन 2, ठीक है। ये 63 तो बराबर में है ही। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 को बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x धन 1, ठीक है। तो 63 बराबर हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया था तो 2/2 गुणा x धन 1, 2 से 2 कट जाएगा तो 63 बराबर आ जाएगा हमारा x धन 1, ठीक है। तो हमने लिख दिया x धन 1 बराबर 63, ठीक है। अब एक को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर होगा 63 ऋण 1, 63 माइनस 1, 63 में से 1 जाएगा तो मिलेगा 62, तो x हमें कितना मिल गया 62। हमें x का ही मान ज्ञात करना था तो हमारा उत्तर आ गया x बराबर 62। प्रश्न 4 बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों। प्रश्न 4 में हमें कहा गया आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले हमें आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख देंगे, अवरोही क्रम में भी लिख सकते थे पर हम आरोही क्रम में लिख देंगे क्योंकि आसान होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा आंकड़ा ढूंढेंगे पहले, तो हमें मिलेगा 14, ठीक है। तो 14 लिख देंगे नीचे। फिर दूसरा 14 मिला तो 14 लिख दिया। फिर एक और 14 मिला तो नीचे 14 लिख दिया। फिर एक और 14 मिला तो नीचे एक और 14 लिख दिया, ठीक है। फिर 14 से बड़ा आंकड़ा हमें मिला 17, तो नीचे 17 लिख देंगे। फिर 17 से बड़ा आंकड़ा मिला 18, तो नीचे 18 लिख देंगे। फिर एक और 18 मिला तो नीचे 18 लिख देंगे। फिर एक और 18 मिला तो नीचे 18 लिख देंगे। अब 18 से बड़ा आंकड़ा हमें मिला 22, तो नीचे 22 लिख देंगे। 22 से बड़ा आंकड़ा मिला 23, तो 23 लिख देंगे नीचे। 23 से बड़ा आंकड़ा मिला 25, तो 25 लिख देंगे नीचे। और फिर हमें मिला 28, तो नीचे 28 लिख देंगे। तो ये हमारे परीक्षण हो गए आरोही क्रम में अब, ठीक है। अब दोस्तों अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को हम बहुलक कहते हैं, मतलब कि वो प्रेक्षण या वो आंकड़ा जो सबसे ज्यादा बार आया हो उसी को हम क्या कहते हैं बहुलक। तो यहाँ पर देखिए 14 आया है हमारा 4 बार, ठीक है। 18 आया है 3 बार और बाकी आंकड़े तो एक एक बार आए हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार आया है हमारा 14, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर 14 जो है सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक क्या है 14, ठीक है। तो उत्तर है हमारा 14।
प्रश्न 5 में दोस्तों हमें बोला गया है निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 60 कर्मचारियों के वेतन बताए गए हमको, जैसे कि 3,000 रुपये वेतन है 16 कर्मचारियों के, 4,000 वेतन है 12 कर्मचारियों का, 5,000 वेतन है 10 कर्मचारियों का, 10,000 वेतन है 1 कर्मचारी का। इस तरह हमें 60 कर्मचारियों के वेतन दिए गए हैं। तो हमसे पूछा है कि माध्य वेतन कितना होगा। ठीक है, तो माध्य निकालना है इसका हमें इस सारणी से। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों आइए इस तरह के जो प्रश्न है उसको हम हल कर लेते हैं। तो हमने एक और कॉलम बना लिया यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम में हमने यहाँ पर XI लिख लिया। ठीक है, ये XI। ठीक है, और ये दूसरा कॉलम है कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, क्योंकि ये बारंबारता है, बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया FI। ठीक है, अब एक और जो हमने कॉलम बनाया है यहाँ पर, ठीक है, उसमें हमने लिखा FI गुणा XI। ठीक है, यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, हर एक रो में जो है गुणा करेंगे X का और F का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा FI गुणा XI। ठीक है, तो अब देखिए 3,000 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 × 48, तो 48,000 आ जाएगा। फिर 4,000 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, तो 48,000 आ जाएगा। फिर 5,000 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 5,000 मतलब 50,000 आ जाएगा। फिर 6,000 को 8 से करेंगे तो 8 सिंह 48, तो 48,000 आ जाएगा। फिर 7,000 को 6 से करेंगे तो 7 सिंह 42, तो 42,000 आ जाएगा। फिर 8,000 को 4 से करेंगे तो 8 चौक 32, तो 32,000 आ जाएगा। फिर 9,000 को 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, तो 27,000 आ जाएगा। फिर 10,000 को 1 से करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, जो 48,000 धन 48 धन 50,000 धन 48,000 धन 42,000 धन 32,000 धन 27,000 और धन 10,000, इसको सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3,05,000। ठीक है, अब इसको हम कह देंगे सिग्मा आई 1 से लेके एन तक FI XI। ठीक है, ये हमारा आ गया 3,05,000। ठीक है, क्योंकि ये क्या है FI XI है, और इन सबको जोड़ लेंगे तो हम सिग्मा लगा सकते हैं। आई बराबर 1 से 9, 1 से 9 मतलब 1 से n। ठीक है, 1 से n मतलब जितने भी प्रेक्षण दे रखे हैं। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं तो 1 से लेके n तक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3,05,000। ठीक है, उसी तरह ये जो 60 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई बराबर 1 से n। ठीक है, FI। ठीक है, क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो 60 मिलता है। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्य। तो दोस्तों अध्याय 14 के परिचय के वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, कि माध्य का सूत्र होता है सिग्मा आई बराबर 1 से n तक FI XI बटे सिग्मा आई बराबर 1 से n तक FI। ठीक है, तो अब हमें दोनों चीजें पता है तो दोनों के मान रख देते हैं। तो x बार आ जाएगा हमारा 3, ये ऊपर वाले के लिए जगह रख देंगे हम 3,05,000, तो यहाँ रख दिया हमने 3,05,000। और FI वाला जो है सिग्मा उसकी जगह रख देंगे हम 60, तो हमने रख दिया 60। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x बार आ जाएगा हमारा 30,500 बटे 6। अब हम भाग दे देंगे 6 से। ठीक है, तो हमारा x बार आ जाएगा 5,083.33। ठीक है, तो ये x बार क्या है, माध्य है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माध्य वेतन कितना होगा। ठीक है, कर्मचारियों का माध्य वेतन कितना होगा, 5,083.33 रुपए। ठीक है, और यही हमसे पूछा था प्रश्न में, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा दोस्तों। प्रश्न 6 में दोस्तों हमें कहा गया है निम्न स्थिति पर आधारित एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, दो भाग हैं प्रश्न के। पहले भाग में बोला है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। ठीक है, जो माध्य है वो उपयुक्त माप है केंद्रीय प्रवृत्ति का, ये ऐसा एक उदाहरण देना है। फिर दूसरे भाग में बोला है कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, जबकि माध्यक एक उपयुक्त माप है। ठीक है, तो पहले तो हम माध्य और माध्यक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, माध्य आंकड़ों के चरम मानों से प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे कि चरम मान मतलब होता है निम्न मान और अधिकतम मान। ठीक है, और यही क्या है माध्य की एक दुर्बलता है। ठीक है, यदि आंकड़ों के कुछ अंकों में बहुत अंतर हो, जैसे कि अगर हम बात करें कि विद्यार्थियों के प्राप्तांक, विद्यार्थियों ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो अगर किसी विद्यार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए, किसी ने 99 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो अंकों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में माध्य इन आंकड़ों को उत्तम प्रतिनिधित्व नहीं करता। ठीक है, तो माध्य से जो है हमें केंद्रीय प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है ऐसी स्थिति में, जब आंकड़ों के कुछ अंकों में अंतर बहुत अधिक हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आंकड़ों में उपस्थित चरम मानों से माध्यक और बहुलक प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, जो न्यूनतम और अधिकतम मान होता है उससे माध्यक और बहुलक जो है कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में इनसे दिए हुए आंकड़ों का एक उत्तम प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, तो जब चरम मान जो है में बहुत अंतर हो, ठीक है, या आंकड़ों के कुछ अंकों में बहुत अधिक अंतर हो, तो ऐसे में क्या होता है कि माध्य जो है वो सही से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है माध्यक और बहुलक को निकालते हैं। ठीक है, ताकि जो है हमें केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में सही सही
पता चल पाए। अब हम इस प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे, फिर दूसरे भाग को हल करेंगे। तो प्रश्न के पहले भाग में दोस्तों हमें बताना है माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है, ऐसा एक उदाहरण देना है। ठीक है, माध्य ही केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। तो हमने एक उदाहरण ले लिया कि कक्षा में 9 विद्यार्थियों की लंबाइयां ले ली हमने सेंटीमीटर में। ठीक है, ये ठीक है। तो अब इन प्रेक्षणों को आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लिया 144, 145, 147, 148, 149। ठीक है, इन्हीं मानों को हमने आरोही क्रम में लिख लिया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। ठीक है, अब इन आंकड़ों में आप देखिए अंकों का अंतर बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, जैसे 144 से 142 एक ही अंतर है, फिर 147 दो का अंतर, फिर 148 एक का अंतर, 149 एक का अंतर, 150 एक का अंतर। ठीक है, तो बहुत अधिक अंतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है माध्य जो होगा वो इन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जब आंकड़ों के अंकों में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा पर बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में माध्य जो होता है आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। ठीक है, तो ये जो है हमने नीले रंग में उदाहरण दे दिया एक इसका। अब हम चलते हैं भाग 2 पर। इनके दूसरे भाग में हमें कहा गया है कि माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है, ऐसा उदाहरण देना है जबकि माध्यक उपयुक्त माप हो। ठीक है, तो हमने लिख लिया हम ऐसा उदाहरण देंगे जहां पे माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं होगा जबकि माध्य एक उपयुक्त माप होगा। तो एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि एक फैक्ट्री है। ठीक है, एक छोटी फैक्ट्री जहाँ 5 लोग काम करते हैं। ठीक है, जिसमें एक सुपरवाइजर है और 4 मजदूर हैं। हर मजदूर की जो है प्रति माह इनकम वेतन जो है उसका, ठीक है, जो मजदूरी मिलती है उसे हर महीने वो मिलती है 5,000 रुपए, और सुपरवाइजर को हर महीने मिलते हैं 15,000 रुपए। ठीक है, तो इन आंकड़ों को लिख लेते हैं पहले हम। पहले मजदूर को मिले 5,000, दूसरे मजदूर को 5,000, तीसरे मजदूर को 5,000, चौथे मजदूर को 5,000 और सुपरवाइजर को मिले 15,000। ठीक है, तो ये 5 लोगों को मिला वेतन हो गया। ठीक है, प्रति माह। तो अब अगर हम इनका माध्य निकालें तो सबको जोड़ के कुल प्रेक्षणों से भाग दे देंगे। तो 5,000 धन 5,000 धन 5,000 धन 5,000 धन 15,000, ये लिख दिया हमने। कुल 5 प्रेक्षण है तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 35,000 बटे 5, मतलब कि 7,000। तो माध्य कितना आ गया? 7,000। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ज्यादातर आंकड़े क्या है हमारे 5,000 के, तो ये 7,000 से तो दूर ही है। ठीक है, 5,000 भी दूर है और 15,000 भी दूर है। तो और यहाँ पर देखिए आंकड़ों में कितना अंतर आ जाता है, एकदम से 5,000 से 15,000 आ जाता है। ठीक है, तो जो है बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है यहाँ पर आंकड़ों में। ठीक है, तो ऐसे में जो माध्य जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है। लेकिन अगर हम माध्यक लें, ठीक है, तो ये कितने हैं? 5 है प्रेक्षण, मतलब विषम संख्या है। तो माध्यक क्या होगा इसका? माध्यक क्या होगा इसका अगर विषम संख्या होती है तो n धन 1/2, यानी कि 5 धन 1/2 यानी कि 6/2, यानी कि तीसरा। ठीक है, तीसरा जो प्रेक्षण है वही हमारा माध्यक होगा। तो माध्यक हमारा कितना आ गया? 5,000। ठीक है, अब आप देखिए जो ज्यादातर आंकड़े हैं वो 5,000 के आसपास ही हैं। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर जो माध्यक है जो 5,000 है वो जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। ठीक है, तो हमने उदाहरण दे दिया कि जहां पर जो है माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप नहीं है जबकि माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त माप है। ठीक है, तो आप इसको समझिएगा कि जहां पर भी आंकड़ों में ज्यादा अंतर होगा तो वहां पर माध्य से हमें सही उत्तर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के हिसाब से। और माध्यक और